तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर मीटिंग रूम में और यहाँ पर सर है मेरे साथ और मैम है। तो सर से और मैम से जो भी आपके क्वेश्चंस थे मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेक कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चंस आप लोग के आए कमेंट सेक्शन में वो सारे ले लिए हैं। और यहाँ पर कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम सर से पहले बात करेंगे, फिर मैम से बात करेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे। तो सर सबसे पहले अपना थोड़े अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम जय राठौर है और मैं 7-Eleven में सीनियर फ्रेंचाइजी मैनेजर हूँ। ओके। जो नॉर्थ रीजन है, मैं सारा नॉर्थ रीजन देखता हूँ। यहाँ पर जितने भी आउटलेट्स खुलते हैं वो सारे मेरे अंडर ही ओपन होते हैं। ओके। एंड मैम आप? माय नेम इज़ पलक सिसोदिया। मैं सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे हूँ यहाँ पे। एंड देन जो भी है कस्टमर क्वेरीज करते हैं मैं उनका यहाँ पे रिवर्ट देती हूँ। कस्टमर से बात करना। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, हालांकि मैं 7-Eleven के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूँ और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं डेफिनेटली वो आपकी कंपनी को जानते हैं और काफ़ी सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने स्टोर ओपन भी किए हैं। तो उन पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जो लोग खोलना चाहते हैं 7-Eleven की फ्रेंचाइजी। तो कुछ एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि सुपरमार्केट का बिजनेस ही क्यों? मार्केट में तो और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो सुपरमार्केट बिजनेस में अलग ऐसा क्या है, क्या बेनिफिशियल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। राहुल जी देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए कि जो सुपरमार्केट का बिजनेस है ना, अगर हम पुराने टाइम में देखें तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस था जिसको अगर कुछ नहीं आता था वो क्या करता था, एक किराने की दुकान खोल लेता था। एग्जैक्टली। उसमें क्या था, आर्टिकल्स जो होते थे वो कम आर्टिकल्स होते थे, एक छोटा सा सेटअप करके कम इन्वेस्टमेंट में वो स्टोर को सेट करके अपना जो है रोजी रोटी चलाता था। लेकिन अब जैसे जैसे आगे हम डेवलप कर रहे हैं तो वही किराना दुकान जो है एक सुपरमार्केट में डेवलप्ड हो गई है। जैसे कि अब क्या है कि सुपरमार्केट के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि कोई सामान आपको चाहिए, लाइक अगर कुछ क्रॉकरी वगैरह चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, तो आपको 4 दुकानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक दुकान में जाके सारा जो सामान है वो एक जगह से आप ले सकते हैं। ये और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सुपरमार्केट का कंसेप्ट देखेंगे तो इसमें जो है रिस्क के चांस बिल्कुल नहीं है। नो रिस्क आपका बिजनेस होता है। ये कह सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस रन अच्छा नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन लॉस के चांसेस बिल्कुल नहीं है आपको। अच्छा चलिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस की जब बात आई है तो एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेरी हर वीडियो पे पूछा जाता है, चाहे मैं कोई भी सुपरमार्केट की वीडियो डालूं, कि डेड स्टॉक का हम लोग क्या करते हैं, मतलब डेड स्टॉक का क्या होता है, कंपनी किस तरीके से सपोर्ट करती है, किसी तरीके का बेनिफिट है डेड स्टॉक में? और सबसे बड़ी सुपरमार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है मेरे को भी लगता है, तो आप उसके बारे में देखिए सर, इसमें ना डिपेंड करता है कि आप जो अपनी फीलिंग करा रहे हैं वो किससे करा रहे हैं। जैसे यूजुअली लोग क्या करते हैं, अगर खुद का स्टोर ओपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि कई सारी कंपनीज आती है, 60 से 70 कंपनीज है, अगर आप लाइन अप करते हैं और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे उनसे बात कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम कंजप्शन हो जाता है। प्लस में आपको सारा माल जो है उस लेवल पे नहीं मिल पाता है जो जनरल ट्रेड का, बेसिकली जनरल ट्रेड में अगर आप पूरी ट्रेड करते हैं तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। और इनसे बचने के लिए कस्टमर क्या करता है, इनसे बचने के लिए वो सीधा किसी होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर से पूरा माल उठा के वो अपने सुपरमार्केट के अंदर डाल लेता है। वो दिखने में तो सुपरमार्केट रहता है लेकिन वो सुपरमार्केट एक्चुअल में होता नहीं है। और वहाँ पर डेड जो स्टॉक होता है उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप किसी होलसेलर से माल ले लिया तो आपने एक बार माल लिया, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। उसके बाद अगर वो लाने में डैमेज हो गया, आप अगर मान के चलो सर ये तो आप डेड स्टॉक की बात करो, आपने होलसेलर के यहाँ से गाड़ी आपकी आ रही है और गाड़ी पलट गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी नहीं लेता है। इसलिए कंपनी से हम लोग आपकी डील कराते हैं। बेसिकली जनरल और मॉडर्न ट्रेड दोनों में डील होती है। अगर मैं बोलूँ पूरा स्टोर मॉडर्न ट्रेड में ओपन हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 70-80 कंपनीज होती हैं मेनली। बेसिकली जो मोटी मोटी ITC, नेस्ले, पार्ले, ब्रिटानिया करके कंपनी जो होती हैं उन पे तो आपका मॉडर्न ट्रेड में हम वर्क करते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न ट्रेड में काम करते हैं। बाकी कंपनी जिनका 2-2.5 हज़ार रुपये का माल है तो उनमें मॉडर्न ट्रेड में करके फायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर कंपनियों से डील होती है तो उनमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपका सामान कुछ अगर एक्सपायर हो गया, मैं 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 95% कंपनीज जो है वो अपना जो एक्सपायरी हो गई, ये नहीं कि आपका एक्सपायरी हो गया तभी आपको वापस करना है। अगर एक्सपायरी होने के बाद आप अगर उनको इन्फॉर्म करते हैं 3 महीने बाद तक भी कंपनीज उस एक्सपायरी को लेके जाती हैं, ठीक है। कई कंपनीज है जिनको एक्सपायरी से पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अगर एक्सपायर हो तो उससे पहले बता दो। अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग। मतलब जो सर आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो भी आपकी तरफ से होता है? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक्सपायरीज के लिए रिमाइंडर आता है क्या, ऐसा कुछ है उस सॉफ्टवेयर में? उसके लिए सर देखो रिमाइंडर आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे कि अगर आपके पास हमने कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया, उसके सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फीचर्स हैं। अब वो फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस फीचर्स को वो कितना बेस्ट यूज करता है। क्योंकि अगर एट द एंड जो स्टोर हो गया ना ओनर चलाता है ना कंपनी चलाती है, चलाता स्टाफ है। अब वो बेसिकली क्या है, अगर हमारा मॉडल देखो FO मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इट मींस क्या है कि जो फ्रेंचाइजी है वो उसको ओन करता है और फ्रेंचाइजी उसे ऑपरेट करता है। तो इसमें ऑपरेशन जो पूरा रहता है वो फ्रेंचाइजी के हाथ में रहता है।
तो वहां पर अब फ्रेंचाइजी कैसे स्टाफ को मैनेज कर रहा है, क्या उनसे काम कराता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी जो ओपनिंग स्टॉक होती है, ओपनिंग स्टॉक पे पूरा उनको डेटा मैनेज करके देती है, और वो सारी एक्सपायरी वगैरह अब वो टाइम टू टाइम रूटीन फॉलो कराना है। हाँ। और अगर फॉलो नहीं हो रहा है रूटीन, तो आपका काम क्या है कि कंपनी को ऑन टाइम बताया जाए। ओके। ये नहीं कि आप चीजों को खुद से टाल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ऑपरेशन क्लाइंट के हाथ में, तो सीधी सी बात है कंपनी को इन्फॉर्मेशन रहेगी तब भी कंपनी उसके ऊपर स्टेप ले पाएगी। एग्जैक्टली जी। ठीक है। इसके अलावा सर जैसे मान लीजिए कोई वीडियो देख रहा है, ठीक है। उसका मन बन गया कि सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेनी है, 7 हेवन के साथ जुड़ना है, तो क्या स्टेप होता है, किस तरीके से कंपनी को उसको कांटेक्ट करना? चलिए कांटेक्ट भी कर लिया, नंबर आपका मिल गया, फोन कर लिया, उसके बाद क्या क्या मेथड्स होते हैं फ्रेंचाइजी ओपनिंग तक के? सर देखिए 7 हेवन को कांटेक्ट करना बहुत इजी है, बहुत स्वीट एंड सिंपल आपका तरीका है। अगर आपको 7 हेवन से कांटेक्ट करना है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। वेबसाइट पे हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप या तो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। ओके। कॉल के थ्रू अगर आप क्वेरी राइज करते हैं, तो कॉल पे क्या होता है कि इंस्टेंट उसका आपको 2 दिन में 3 दिन में आपको कॉल्स आ जाती है। एक्चुअली अभी इन दिनों नंबर ऑफ कॉल्स काफी ज्यादा हो जाता है, और काफी साइट्स जो है हमारी ऑलरेडी पेंडिंग में चल रही है काम करने के लिए, तो यहाँ पर वर्कलोड जाता है, तो हो सकता है 1-2 दिन का लेट हो, लेकिन उनको डेफिनेटली कॉल्स पहुंच जाती हैं। ठीक है। Okay. और बाकी मेल्स का क्या होता है, मेल का एक लंबा प्रोसेस है, उसमें 1 वीक आपको लग जाता है रिवर्ट आने में बाय विया मेल। Okay. आप कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपको अगर हमारी कस्टमर केयर से आपकी बात होती है, तो वो आपकी डिटेल्स लेते हैं। डिटेल्स लेने के बाद वो डिटेल जो है हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है, जो सेल्स मैनेजर्स हैं, उनके पास फॉरवर्ड की जाती है। देन जो सेल्स मैनेजर है, जिस साइट के लिए जो साइट देखता है, अगर कोई जम्मू देख रहा है तो जम्मू वाले को, अगर कोई बिहार देख रहा है, रीजन वाइज हाँ बटे हुए हैं। 4 डिवीजनों में हमने हमारे सेल्स मैनेजर बटे हुए हैं, तो उस रीजन को देखते हैं, तो फिर वहां से उनसे कांटेक्ट होता है, और वो जो फर्दर इन्फॉर्मेशन से जो फर्दर टॉक है वो उनसे होती रहती है, फॉलोअप वगैरह वो सारा पूरा प्रॉपर उनको गाइड किया जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर मार्जिन्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि 7 हेवन के साथ जुड़ने पर किस तरीके के मार्जिन्स मिलते हैं, एंड क्या प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? जी जी जी, देखो इसमें मार्जिन का ना बहुत अच्छा खेल कहूँगा मैं, बहुत अच्छा मजा है। मतलब इसमें मार्जिन में क्या होता है ना, क्लाइंट क्या चाहता है कि वो अगर एक बिजनेस कर रहा है, तो उसको बिजनेस से इनकम आनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो बेसिकली 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम एरिया लेके चलते हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट में अगर देखोगे तो अगर इन्वेस्टमेंट रहती है वो 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट रहती है। 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट रहती है, और जो क्लाइंट्स, हम भी चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स के रिटर्न जो है एज सुन एज पॉसिबल उनको निकल गया। Okay. और हम कहते भी हैं कि जो आप अगर सुपरमार्केट के बिजनेस में देखोगे, तो उसमें एक बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपने जो इंटीरियर का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका आपका कॉस्ट रहता है 10-11-12 लाख तक, आपका वो फ्रेंचाइजी फीस सब मिला के रहता है। Exactly. बाकी का जो पेमेंट रहती है वो आपके अमाउंट रहता है, वो रहता है स्टॉक का। Okay. तो मैं स्टॉक के लिए आपको एक चीज़ बता दूं, जो काफ़ी क्लाइंट्स को पता नहीं होता है। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम सारी चीज़ें जो है आपका ऑन कैश ही करवाते हैं, कि जो भी कंपनी से डायरेक्ट बिलिंग होती है वो पेमेंट डायरेक्ट कंपनीज को देते हैं। ITC, नेस्ले, पार्ले, जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, DC हो गया, CNF हो गया, जहाँ से ही माल होता है वो वहाँ पे उनकी पेमेंट्स करते हैं। Okay. और जो स्टॉक का पैसा 10 से 15 लाख का जो स्टॉक उनके पास अवेलेबल रहता है, अब क्या होता है कि आपने बिजनेस उनके साथ स्टार्ट किया, और उनके टाइम पीरियड्स होते हैं, लाइक जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आपने लिया स्टॉक, आपने पेमेंट सारी करी, लेकिन आफ्टर दैट 3 महीने 6 महीने बाद उनके टाइम पीरियड, तो वो आपका पूरा स्टोर जो है क्रेडिट पे आ जाता है। ओके। और उसमें क्या है कि आपको क्या करना है, आपको खुद स्टोर को क्रेडिट पे नहीं लाना है। आप जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड है, जो एंड है कंपनी एंड से आपको वेट करना है कि वो अपने एंड से आपको क्रेडिट पे दे, क्योंकि 1 हफ्ते का क्रेडिट, 15 दिन का क्रेडिट सारी कंपनियां अलॉट करती हैं। तो जो आपका स्टॉक पैसा, क्योंकि पहले आप क्या कर रहे हो, आपने माल खरीदा, आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, वहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन 3 से 6 महीने बाद आपका क्या हुआ कि वो पूरा स्टोर आपका क्रेडिट पे आ गया। तो अब क्या, आपको माल बेचना है फिर पैसे देने, यानी जो पहले आप माल सेल कर रहा है वो तो आपके पास आ गया ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जो स्टॉक का पैसा वो 6 महीने के अंदर आपके पास आ ही जाना रिटर्न, है ना। आफ्टर दैट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्लीट किया है, अब मार्जिन अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो मार्जिन मिलता है कितना, 20 से 25% का, या 30% तक मैक्स जाता है आपका मार्जिन। ठीक है। ओके। ROI कितने में आ जाता है, कितने साल में? सर अगर 11 से 12 महीने लास्ट है, 12 महीने के अंदर आपका ROI निकल जाता है। ओके। तो सर अगर हम बात करें एग्जैक्ट मार्जिन की, तो वो कितना होता है, मतलब कैसे कैलकुलेट करें या कैसे पता करें? सर देखिए, सुपरमार्केट के अंदर क्या होता है ना, कि आप जब सुपरमार्केट ओपन करते हैं, तो उसमें ग्रोसरी, स्टेशनरी, अगर देखा जाए तो इस तरीके से कम 10 से 12 कैटेगरीज हैं जो हम एक सुपरमार्केट के अंदर मिनिमम डालते हैं। ओके। तो ये कैटेगरीज वाइज मार्जिन होते हैं। जैसे अगर ग्रोसरी पे बात की जाए, आटा, दाल, चीनी, चावल, तेल, तो ये तो अगर फूड है, और इस पे तो सर मार्जिन आपको किसान भी नहीं दे सकता, अगर देता तो सर ये आंदोलन नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मेन चीज क्या है ना कि उसके बाद जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट में जो कंपनियां काम करती है उनका अगर मार्जिन देखोगे वो मिनिमम मार्जिन उनका 9 से 22% तक के बीच में मार्जिन जाता है, मिनिमम 13%, 9% इस तरीके से। प्लस में उनकी स्कीम्स रहती हैं, जैसे हर प्रोडक्ट पे वो लोग स्कीम्स वगैरह देते हैं। मॉडर्न ट्रेड में फिर वो डिस्प्ले वगैरह देते हैं, इस तरीके की चीजें वो बेनिफिट देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप अदर आर्टिकल जैसे फेस वॉश वगैरह, बॉडी केयर हो गया, होम केयर हो गया, इस पे आपका 35% तक मार्जिन जाता है, 40-45। डिओड्रेंट पे आप जाओगे 70% तक मार्जिन चला जाता है। देन उसके बाद अगर और प्लास्टिक आइटम में 200% का मार्जिन है, वेजिटेबल पे सर 400% तक का मार्जिन चला जाता है कुछ वेजिटेबल्स पे। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक एवरेज मार्जिन निकालते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर एक सुपरमार्केट के अंदर आप देखोगे कि अगर आपकी ग्रोसरी बिक रही है, ऐसा नहीं कि आप अगर 20 लाख की सेल कर रहे हो या 15 लाख की सेल कर रहे हो तो आपने 15 लाख का सिर्फ ग्रोसरी बेचा है। आप ये चीज है कि आप 30% आपके स्टोर पे ग्रोसरी रहती है जो कवर करती है, बाकी 70% अदर आर्टिकल्स रहते हैं। तो आपकी सेल में भी जो आपका मैक्स रोल रहता है 30 to 40% ग्रोसरी का रहता है, बाकी 50 to 60% ये जो आपका अदर आर्टिकल्स बिकता है, प्लास्टिक आइटम हो गए, सारा सामान बिकता है सर। सुपर मार्केट एक ऐसा कंसेप्ट है कि आपने अगर रैक पे कोई चीज रखी है तो वो बिकेगी। बिल्कुल सही है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर कि अभी सारी सुपरमार्केट्स की कंपनियां, काफी कंपनीज है मार्केट में, ठीक है, बट सबका कहना है कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है। बट कभी अगर स्टोर नहीं चला फ्रेंचाइजी खोलने के बाद, मतलब मान लीजिए किसी ने स्टोर खोला, एक्सपेक्टेड सेल नहीं आ रही है, प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा, तो फिर क्या ऑप्शन है? बहुत अच्छी बात की सर आपने राहुल जी। देखो कंपनी तो बोलेंगे कि हमारी कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सर ये बिजनेस ही प्रॉफिटेबल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं। ये जो सुपरमार्केट का बिजनेस है, बिजनेस ही प्रॉफिटेबल है। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि रिस्क के चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो आपको क्या होगा कि आपको प्रॉफिट कमाएगा, आरओआई कमाएगा। ओके। तो इसमें क्या होता है ना, देखो मेन चीज क्या है कि कंपनीज ये कस्टमर को डिसाइड करना है, क्योंकि ये कस्टमर के पास डिपेंड करता है कि देखो जैसे ये फोफो मॉडल है, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी मॉडल है। हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना, उसके खुद के कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ उसके बिजनेस प्लान्स हैं, है ना। मैं जैसे क्लाइंटों से बात करता हूँ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है यहाँ पर। हमारी कंपनी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। मैं ये कहूँगा सर कि हम लोग क्या करते हैं कि अब बिजनेस एट द एंड बिजनेस चलना चाहिए। ओके। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि देखो अगर आपको कोई आइडिया है, आपके पास कोई खुद के इनोवेशन है, आइडियाज हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करिए, हम उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में बना के आपको देंगे। ओके। ये देते हैं, जैसे कि स्टॉक का भी कहते हैं कि हम ये नहीं, कोई हमने अगर एग्रीमेंट भी अगर हम लोगों का पढ़ोगे उसमें कोई कहीं नहीं लिखा कि आपको हमसे ही माल लेना है या हम अपने डीसी से माल दे रहे हैं। इस तरह की कोई भी चीज जो है हम लोगों ने एग्रीमेंट में भी मेंशन नहीं है। कस्टमर बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। और हम कहते हैं सर कि हम 3 महीने रॉयल्टी नहीं लेते, जैसे आपको पता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है 3 महीने स्टार्टिंग। हमारे फर्स्ट वीडियो में बताई थी ये बात कि अगर आप 7 के फ्रेंचाइजी लेते हैं तो स्टार्टिंग के फ्रॉम द डे ऑफ ओपनिंग आपकी 3 महीने तक कंपनी किसी भी तरह की कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करती है। तो रॉयल्टी ना लेने का रीजन क्या है? पहले हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेंचाइजी स्टेबल हो जाए, क्योंकि सर देखो क्या है ना कि इस बिजनेस मॉडल में क्या है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर जैसे कोई छोटा सा स्टोर अगर 600 स्क्वायर फीट का खोलता है, 13 से 14 लाख रुपए लगाता है, वो सर उसका प्लान बिजनेस एक्सपेंड करने का, एक्सपेंशन का है उसका प्लान। हर किसी का एक्सपेंशन का होता है। लेकिन अब स्टार्टिंग में वो अगर 15 लाख 20 लाख रुपए लगा रहा है, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग, वो हिम्मत कर रहा है अगर बिजनेस करने की, और आप उस पर रॉयल्टी का बोझ डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टेंशन में रहेगा कि मेरी सेल और जानी चाहिए और जानी चाहिए। और वहाँ पर क्या है ना कि जो पेशेंस से काम नहीं होता वो अच्छा नहीं हो पाता। बिल्कुल। इसलिए कंपनी 3 महीने कोई रॉयल्टी नहीं लेती है, और हमारी कंपनी सर किसी को रॉयल्टी के लिए कॉल भी नहीं करती है। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा कस्टमर एट द एंड द डे ऑफ जब उनका रॉयल्टी का टाइम होता है, वो खुद हमें रॉयल्टी पे आउट कर देते हैं। ओके। क्योंकि सर्विसेज के बाद है सर, अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो वो भी कंपनी से बना के रखना चाहता है चीजों को। तो मैम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप सेल्स में है ना, सेल्स मैनेजर, तो जैसे कंपनी की क्वेरी आती है, कॉल करता है कंपनी कोई भी बंदा फ्रेंचाइजी के लिए, तो उसके बाद क्या काम होता है फ्रेंचाइजी के, मतलब कॉल आने के बाद? क्लाइंट्स की क्वेरी आती है, उसके बाद हम उनको कॉल्स करते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी व्हाट्सएप पे, मेल पे उनकी लोकेशन मंगवाते हैं, क्योंकि प्योरिटी हम लोकेशन को देते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट वो अपनी लोकेशन पे ही कर रहे हैं, राइट। रिटर्न्स भी उसको उसके लोकेशंस पे ही आएंगे। तो पहले हम लोकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, लोकेशंस की पिक्चर्स वगैरह मांगते हैं। हमारी जो विजिटिंग टीम है उनको शेयर करते हैं। विजिटिंग टीम जब ओके कर देती है, जब हम क्लाइंट्स के यहाँ फिर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हमारी टीम वहाँ विजिटिंग के लिए जाती है, विजिटिंग होती है। विजिटिंग के बाद अगर साइट फाइनल हो जाती है तो आगे का प्रोसीजर फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक उनको फ्रेंचाइजी फीस वगैरह क्लियर करनी होती है, तो वो फ्रेंचाइजी देते हैं, फिर एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होने के बाद काम होता है।
ओके ओके मैम, अगर जैसे आपकी कोई विजिटिंग टीम है, मान लीजिए किसी ने लोकेशन फाइनल करी, आपसे कांटेक्ट किया, यस और वो लोकेशन जब आपकी टीम देखने गई तो वो ज्यादा अच्छी नहीं लगी, परफेक्ट नहीं लगी, आपको लगा कि अगर ये 2000 स्क्वायर फीट का एरिया, स्क्वायर फीट में ये ओपन करना चाहते हैं स्टोर, और वो मतलब है नहीं वहां पर वो बात की, मतलब इतना सेल वो जनरेट कर पाए, तो फिर क्या ऑप्शन होता है उस सिटी में? सर फर्स्ट चीज है कि अगर देखो कस्टमर के पास इन्वेस्टमेंट भी है, लोकेशन भी है, बट क्या है, चलना चाहिए ना वहाँ पे वो बिजनेस। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। पहले लोकेशन पे देखते हैं कि वहाँ पे कितना फुटफॉल है, क्राउड कितना है वहाँ पे, उस अकॉर्डिंग ही हम लोकेशन फाइनल करते हैं। अगर हमें वहाँ पे लगेगा 2000 की जगह 1000 स्क्वायर फीट का स्टोर आना चाहिए तो हम वहाँ पे 1000 फाइनल करते हैं। ओके, और अगर ओके, फाइनल भी नहीं होता तो हम लोकेशन कैंसिल कर देते हैं। जो भी वो अगर हमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे आउट करते हैं वो हमारी कंपनी उनको रिफंड करती है। ओके, या फिर वो कोई और लोकेशन फाइनल कर या सकते हैं? हम उनको एक बार ऑप्शन देते हैं कि आप कोई और लोकेशन देखिए, क्योंकि कस्टमर एक, अगर उनकी खुद की प्रॉपर्टी है तो वो एक लोकेशन पे ही है, लेकिन अगर वो रेंट पे है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो 3-4 देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और सर देखिए, अगर ये है कि कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट में ये है कि कस्टमर रेंटेड प्रॉपर्टी पे भी करना चाहेगा, और अगर अपनी है तो अपने पे भी करना चाहेगा। बेस्ट ये है कि जहाँ पे उसको प्रॉफिट जल्दी आए वो वहाँ पे वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ करे, बिल्कुल। चाहे वो खुद की ऑनर की प्रॉपर्टी हो या फिर रेंटेड हो। बिल्कुल, ओके ओके। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी, यानी कि फ्रेंचाइजी के क्या क्या रोल होते हैं अगर कोई आपसे फ्रेंचाइजी लेता है तो? सर हमारी जैसे हमारी फ्रेंचाइजी होती है, वैसे यूजुअली क्या है कि हमारे जो सेल्स पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रेंचाइजी को ऑलरेडी गाइड कर देते हैं हम लोग Okay. कि आपके फ्रेंचाइजी ओपन होने के बाद, क्योंकि देखो अगर आप बिजनेस आप रन करें तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा भी क्लियर रहता है कि हमारी मीटिंग भी होती है जब क्लाइंट्स भी आते हैं, तो कई क्लाइंट ऐसे कहते हैं कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके कि मैं फंस ना जाऊँ। ओके, तो सर ये सुपरमार्केट का बिजनेस ऐसा है ना कि सर आप प्योरली ब्लाइंडली आप स्टाफ पे ट्रस्ट करके आप इस बिजनेस को रन नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें हम ऑलरेडी क्लाइंट से पहले ही क्लियर रखते हैं कि सर हमें आप या आपके फैमिली मेंबर में एक पर्सन हमें चाहिए होगा जो थोड़ा सा एक्टिवली जो इन्वॉल्व है। एक्टिवली इन्वॉल्व हो। लेकिन सर इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व का ये मतलब ना उनको कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है, ठीक है। उनका जो काम रहता है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है, जो स्टोर मैनेजर है उसको टाइट, बिल्कुल, यानी कि वो रेगुलर टाइम काम जो सारी चीज़ें टाइम पे कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि डिले कर रहा हो, सारी चीज़ें ऑर्डर रिप्लेस कर रहा है, री ऑर्डर वगैरह रिप्लेस कर रहा है, नहीं कर रहा है। और इवनिंग के इवनिंग जो कलेक्शन है, जो कलेक्शन की कितनी पेमेंट्स कहाँ आई है, कैश कितना है, ये कैश का काम है। आप डेली करते रहो रूटीन में तो सही रहता है। ओके। तो ये चीज़ें मतलब बेसिकली फ्रेंचाइजी जो ओनर है उसको फॉलो अप रखना है अपने स्टाफ पे। हाँ बस that's बेसिकली it। फॉलो अप रखना है और नज़र बना के रखनी है कि बस। सारी चीज़ें बेटर हो। लगता है कुछ बेटर नहीं है तो आप कंपनी में एक बार इन्फॉर्म करें। ओके, मतलब उनको मेन फोकस ऑपरेशंस पे रखना है कि किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे काम बढ़ाना है, कौन से आर्टिकल्स। और अगर सर किसी सिटी में किसी लोकेशन पे कस्टमर के कुछ प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं और वो मतलब उसको चाहिए कि वो ज्यादा मिले, या कोई कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और कंपनी वो ऑनर कह रहा है कि उसको चाहिए, तो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड हो जाता है? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें क्या है ना कि प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हम अवेलेबल नहीं करा सकते। ओके, क्यों? क्योंकि 7 हेवन कोई प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है। 7 हेवन का काम क्या है, नंबर ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स को हम एक जगह पे लाके सेल आउट करते हैं। तो ऑलरेडी सारी कंपनियों का सर चेन क्रिएटेड है। Okay. हम कोई नई कंपनी अगर डालते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, उनकी सेल चेक करते हैं उनके एरिया में, उसके बाद ही उस जगह पे उसको फाइनल करते हैं। ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सुपरमार्केट से रिलेटेड कवर हो गए होंगे। इन केस अगर छोटा मोटा डाउट फिर भी रह गया हो आपको तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो मैं कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, एंड आपको रिवर्ट तो मिल ही जाएगा। तो आप डायरेक्टली कंपनी को कॉल करके भी अपने सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।